हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर physics class. In today's class, we'll be beginning a new chapter of your NCERT book, that is chapter number 7, titled as Alternating Current. So बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं अंडर द सेम यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, और चैप्टर का नाम है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट. सो बच्चों, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है और एक मार्क स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही सिंपल हैं और आप उनको बहुत ही ईजिली समझ जाओगे. ठीक है, एक बार अभी आपने अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में डिफ्रेंसिएशन तो पढ़ लिया है. वंस यू स्टडी इंटीग्रेशन, सो जो इसका एक आधा डेरिवेशन भी है इस चैप्टर में, वो आपको बच्चों बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा आफ्टर यू स्टडी इंटीग्रेशन. तो शायद आपको अभी तो समझ में ना आए, एक डेरिवेशन आपको हम इस लेक्चर में भी करवाएंगे. ओके, सो उसके अंदर हम बेसिकली यूज़ करेंगे कंसेप्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन. फिजिक्स बहुत ही कम होती, ज़्यादा मैथमेटिक्स ही होगी इस चैप्टर के डेरिवेशंस के अंदर. सो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं बच्चों इंटीग्रेशन को. सो एक बार आप इसको अपने मैथ्स की क्लास में पढ़ लोगे, सो इट वुड बी वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द डेरिवेशंस ऑफ दिस चैप्टर. एंड अपार्ट फ्रॉम डेरिवेशंस, द concepts are very very simple. Just be attentive in the classes. You can solve or you can do each and every question whatever comes in your exams from chapter number 7. तो बच्चों, जैसा कि आपको नाम से दिख रहा होगा कि नेम इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट, कि यहाँ पर हम एक ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट, कि ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है. आज का हमारा पूरा लेक्चर एक बेसिक आइडिया पर होगा ऑन ऑल्टरनेटिंग करंट. इसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट और बेसिक बातें हम आज के लेक्चर में ही कर लेंगे. अपार्ट फ्रॉम द बेसिक थिंग्स, वी विल ऑल्सो बी डूइंग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट. ओके, बाकी उसके अलावा तो बहुत ही सिंपल आज का हमारा लेक्चर होगा, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि भाई ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, और अपने हाउस होल्ड में हम इसी करंट को क्यों यूज़ करते हैं, हम डीसी करंट को क्यों नहीं यूज़ करते, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, वो सारे हम आज के लेक्चर में बच्चों डिस्कस करने वाले हैं. सो पहले समझो इस वर्ड का मतलब क्या होता है ऑल्टरनेटिंग करंट का. सो ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट है जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज पोलैरिटी दोनों ही चेंज होते रहते हैं पीरियोडिकली. पोलैरिटी मीन्स डायरेक्शन. ओके, तो आप चाहो तो इसको डिफाइन कर सकते हो दैट इट इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट. बस बच्चों, आप स्टार्टिंग से इसमें अटेंटिव रहना, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो हमने पहले से पढ़ रखा होगा. ओके, एवरीथिंग विल बी न्यू फॉर यू. सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग वेरी डीपली. सो ऐसा कहीं पर भी नहीं हो सकता कि आपको कोई चीज़ समझ में ना आए. मैग्नीट्यूड ऑफ विच चेंजेस with time and polarity reverses periodically. अभी मैं आपको इसी डेफिनेशन को ही ग्राफ पर प्लॉट करके दिखाऊंगा, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन. सो बच्चों, अगर मैं इस डेफिनेशन को प्लॉट करता हूँ एक ग्राफ पर और मैं आपको दिखाऊं कि भाई ऑल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है ऑन अ ग्राफ, तो आप देखो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ये करीब करीब एक जैसे साइन थीटा का ग्राफ होता है, कुछ वैसा उससे सिमिलर ही आपको ग्राफ यहाँ पर देखने को मिलेगा. ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है आगे. सो आपने देखा कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली रिजेंबल कर रहा है किसकी तरह, इट इज़ रिजेंबलिंग दी ग्राफ ऑफ साइन थीटा. ओके, सो ओवर हेयर एज यू कुड सी, इसको हम बोलते हैं बच्चों एम्पलीट्यूड, दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट. तो इसकी वैल्यू होती है बच्चों आई नॉट. दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू विच इज़ माइनस ऑफ आई नॉट. जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया, आप ध्यान से देखो तो बराबर है डिस्टेंस. ओके, सो दिस इज़ माइनस ऑफ आई नॉट, और ये पूरी रेंज जो बीच की है ये रिप्रेजेंट कर रही है आपके ऑल्टरनेटिंग करंट को. आई एम डिनोटिंग दैट बाय कैपिटल आई. सो ये पूरी रेंज आपको दिखा रही है ऑल्टरनेटिंग करंट, दीज ग्राफ्स. और बच्चों, यहाँ से जब हमारा करंट शुरू हुआ
और जब वो यहाँ पर पहुँचा इस पॉइंट पर, तो इसको हम बोलते हैं वन कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। इसको हम बोलते हैं एक पूरी साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, यानी कि हम इस पूरे ग्राफ को अगर मैं प्लॉट करूँ इन टर्म्स ऑफ टाइम, सो ये मेरा 1t माना जाएगा। 1t मतलब वो टाइम जहाँ पर इसने अपनी एक साइकिल पूरी करी है। सो जो इसका आधा होगा वो उसको क्या मानेंगे हम, t/2 मानेंगे। इन दोनों के बीच को क्या मानेंगे बच्चों, 3t/4। और यहाँ पर क्या मानेंगे, t/4। ठीक, मैं थोड़ा नंबर्स दे दिए इसको सो दैट यू को अंडरस्टैंड द टाइम रिप्रेजेंटेशन एज वेल ऑन दिस ग्राफ। तो ये आपको दिखा रहा है बच्चों करंट, दिस y एक्सिस इज शोइंग यू करंट एंड दिस x एक्सिस इज शोइंग यू टाइम, एंड दिस इज द वन कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। और बच्चों इस आई नॉट को हम बोलते हैं क्या, वी कॉल इट एज मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू और द एम्पलीट्यूड ऑफ योर करंट। ठीक है, इस मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू बोलो, मैक्सिमम वैल्यू बोलो, या फिर आप इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हो इस पर्टिकुलर एसी करंट का। वैसे एसी में खुद ही करंट आ गया, सो आई शुड नॉट से एसी करंट। सो इफ आई राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट, तो बच्चों वो होता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। नाउ आई होप यू कुड रिलेट दिस फॉर्मूला विद दिस ग्राफ। देख रहे हो, साइन साइन, मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट, तो वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या होती थी, 1 होती थी। ओके, सो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ पर आई नॉट क्या है, आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। आप चाहो तो यहाँ पर ब्रैकेट में डाल करके एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। एंड इफ आई टॉक अबाउट ओमेगा, तो ओमेगा बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, ये आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो। ओमेगा होता है बच्चों एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ओमेगा का फॉर्मूला होता है बच्चों 2π/t या फिर 2π इंटू म्यू। म्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, मैं दोनों ही लिख देता हूँ, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 2πt और 1/t होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी म्यू, सो या फिर 2π इंटू। और बच्चों इंडिया के अंदर जो हम ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू होती है बेसिकली 50 हर्ट्ज़। सो आप चाहो तो लिख सकते हो दैट म्यू इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज़ इन इंडिया, कि आपके घरों में जो करंट आता है उसमें जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वैल्यू होती है बच्चों 50 हर्ट्ज़। सो इतनी नॉलेज आपके लिए इनफ है रिगार्डिंग AC करंट। आई टॉक अबाउट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अ बिट लेटर ऑन। बिफोर दैट बच्चों, जैसे कि हमने एक्सप्रेस किया करंट को, ऑल्टरनेटिंग करंट को एज आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। सिमिलरली हम एक्सप्रेस करते हैं बच्चों ऑल्टरनेटिंग EMF आप कहो, ओके, या फिर आप कहो बच्चों EMF ऑफ एन AC सोर्स, वो ज़्यादा बेटर वर्ड है, दैट इज़ EMF ऑफ एन AC सोर्स। आपको कोई कहे एक्सप्रेस करने के लिए, तो उसको भी आप एक्सप्रेस करते हो similar to the above formula, that is EMF of an AC source is equal to E0 sin omega t। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता है एक्सप्रेस करने के लिए। आई विल शो यू वन न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन दिस राइट अवे, बट आफ्टर टेलिंग यू वन मोर कंसेप्ट। ओके, जहाँ पर E0 क्या है, E0 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द EMF। ओमेगा आपको मालूम है, और जो T होता है बच्चों, T इज नोन एज द टाइम पीरियड, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। सो बच्चों अगर EMF ऑफ एन AC सोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो इफ़ आई आस्क यू हाउ विल यू रिप्रेजेंट दी वोल्टेज, तो वोल्टेज को आप रिप्रेजेंट करोगे बच्चों V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, सिमिलरली एज दी अबव फॉर्मूला। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें जो आपको बच्चों मालूम होनी चाहिए। अब देखो इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसा आता है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। ये 1 मार्कर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि राइट द जनरल equation for instantaneous EMF of a 50 hertz generator whose peak voltage is 250 volt।
सो बच्चों उसने आपसे कहा कि आपको एक जनरल इक्वेशन लिखनी है फॉर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, यानी कि आपको ई की एक जनरल इक्वेशन लिखनी है। आपको गिवन क्या क्या है, यू आर गिवन फ्रीक्वेंसी। ओके, रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी है, सी द यूनिट, इट्स हर्ट्ज। ओके, सो आपको गिवन क्या क्या है, लेट मी टेल यू फ्रॉम द वेरी बेसिक। आपको गिवन है बच्चों मैक्सिमम वैल्यू, आपको गिवन है पीक वोल्टेज मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ई नॉट आपको गिवन है 250 वोल्ट, और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज, और आपको चाहिए क्या क्या होता है, ओमेगा चाहिए होता है। ओके, सो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है बच्चों 2 पाई म्यू, सो दैट विल बी 2 इंटू 50 इज 100 पाई। सो म्यू ओमेगा आपको मिल गया, ई नॉट आपको मालूम है, तो अब आप जनरल इक्वेशन लिख सकते हो दैट ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा के प्लेस पर आएगा बच्चों 100 पाई टी, एंड दैट्स योर आंसर। तो बच्चों ये 1 मार्कर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई होप कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं आने वाले। अब बच्चों बात करते हैं कि एसी करंट में ऐसा क्या है कि हम इस करंट को अपने हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं, कि अपने घरों में भाई जो हम करंट यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ एन एसी करंट। सी व्हेनेवर आई से एसी करंट, सो डू नॉट कंफ्यूज, ओके, दैट कम्स आउट अनकॉन्शियसली जस्ट टू गिव दी एसी वर्ड अ मीनिंग। ओके, सो एसी का मतलब खुद में ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, बट इफ़ आई से, सो बच्चों इसका पहला रीज़न कि हम इसको अपने डेली हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, उसका पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ही यह है कि ये जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है, इसका जनरेशन, इसका ट्रांसमिशन और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन वो बहुत ही कम पैसों में हो जाती है एज़ कम्पेयर टू डीसी करंट। ओके, सो दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड using alternating currents in our household activities. Okay, so I hope you understood कि भाई I am talking about advantages कि why do we use alternating current in our household activities. Okay, so this is only the foremost reason. इसके अलावा और भी रीजंस हैं, बट ये आप मान सकते हो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है बिहाइंड यूजिंग ऑल्टरनेटिंग करंट। वो क्या है बच्चों, जनरेशन, यानी कि इसको फॉर्म करना, इसको प्रोड्यूस करना, फिर इसको भेजना हमारे घरों तक, ट्रांसमिशन, एज वेल एज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इनटू डिफरेंट सर्किट्स इज, या फिर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, लिखो पहले, ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज मोर इकोनॉमिकल। मतलब इसका ये है कि ये लेस कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू, या फिर देन दैट ऑफ डायरेक्ट करंट। अगला इसका इम्पॉर्टेंट जो बच्चों यूज़ है, सॉरी रीज़न है, इसका एडवांटेज जो है बच्चों वो ये है कि व्हेन वील बी स्टडिंग अबाउट ट्रांसफार्मर, तो आपको हम बताएंगे कि जब आपके घरों में करंट आता है तो उसकी वैल्यू कम कैसे होती है। ओके, और जब वो जो सोर्स है इस करंट का वहाँ से आ रहा होता है तो इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा कैसे होती है कि ये सब घरों में ईजिली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। ओके, तो वो सब हम आपको पढ़ाएंगे ट्रांसफार्मर में। बट एसी करंट का एक बहुत बड़ा ये एडवांटेज है कि एसी करंट को आप ईजिली स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन कर सकते हो, यानी कि इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स। ये एक और इसकी बड़ी खासियत है ड्यू टू विच इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। क्या है बच्चों वो, दैट इज़ ऑल्टरनेटिंग कैन बी स्टेप्ड अप, बी स्टेप्ड अप and stepped down easily. So this is an important reason why we use an alternating current using a transformer. This can be done कैसे होता, that will be studying when I will be teaching you about transformer. एक बहुत ही अच्छा और important topic है. So this was the second important advantage. The third important advantage is कि आप बच्चों एसी करंट को बहुत ही सिंपली और ईज़िली कन्वर्ट कर सकते हो इनटू डायरेक्ट करंट।
Okay, that is AC can be converted into direct current very easily. So AC is easily convertible into direct current, that is DC. कैसे करते हो आप? यूजिंग रेक्टिफायर्स. आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपके सेंसिटिव डिवाइसेस होते हैं लाइक योर मोबाइल फ़ोन और योर लैपटॉप और दोज स्मॉल LEDs दैट यू यूज़ ड्यूरिंग दिवालीज़, ओके, वो सारे बहुत ही सेंसिटिव डिवाइसेस होते हैं. सो फॉर दैट वी कैन नॉट यूज़ ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता रहता है, घटता रहता है, और इसका जो पोलैरिटी है वो भी चेंज होती रहती है. सो दैट इज़ द रीज़न वी यूज़ DC सोर्स ओवर देयर. सो इसकी खासियत है ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो आप इसको ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो इनटू डायरेक्ट करंट. कैसे? यूजिंग रेक्टिफायर्स. रेक्टिफायर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये भी आप क्लास 12th में ही पढ़ोगे. और अगर इसकी एक और एडवांटेज की बात करें, सो दैट इज़ कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट की मशीन्स होती हैं दे आर स्ट्रॉन्गर एंड ईजी टू यूज़. सो ये 4 पॉइंट्स आई होप आपके लिए सफिशिएंट हैं ये समझने के लिए कि वाई ऑल्टरनेटिंग करंट इज़ सो यूज़फुल फॉर अस. और सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ इसका पहला वाला है. ये 3 चीज़ें ये बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल होती हैं व्हेन एवर वी टॉक अबाउट अ ट्रांसफ़र ऑफ करंट. सो बच्चों ये तो बात होगी इसके एडवांटेजेस की. अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है, डिसएडवांटेजेस. और लेट्स टॉक अबाउट दीज डिसएडवांटेजेस ऑन नेक्स्ट पेज. तो बच्चों अभी आप एडवांटेजेस को नोट डाउन करिए बाय पॉजिंग द वीडियो. आई एम टर्निंग द पेज. सो बच्चों नाउ वी विल बी डिस्कसिंग इट्स डिसएडवांटेजेस. अब जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिसकी चीज़ों की कुछ एडवांटेज होती हैं सो उसकी कुछ ना कुछ साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं. सो बच्चों वही है ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ कि जैसे हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखाया कि वो डायरेक्ट करंट से कैसे अच्छा है, तो उसी तरह से उसके अंदर कुछ खामियां भी हैं दैट मेक इट लेस एफिशिएंट एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट करंट. तो आइए उनके बारे में बात करते हैं. सो पहली इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज क्या है ऑल्टरनेटिंग करंट की, वो ये है कि आपका जो ऑल्टरनेटिंग करंट है इट इज़ मोर डेंजरस एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट करंट. ओके, जो ऑल्टरनेटिंग करंट है इट इज़ मोर डेंजरस एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट करंट, क्योंकि जो ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू होती है दैट इज़ √2 टाइम्स I, where I is the alternating current. तो आप देख पा रहे हो कि जो इसका एक्चुअल मैग्नीट्यूड है दैट इज़ √2 टाइम्स इट्स इफेक्टिव वैल्यू. ओके, और √2 की वैल्यू होती है बच्चों 1.414, यानी कि हम इसको 1.5 भी मान सकते हैं. सो दिस प्रूव्स दैट इट इज़ मोर डेंजरस एंड देयरफॉर मोर अट्रैक्टिव. हम कहते हैं ना कि एक बंदा करंट लगने से उसकी डेथ हो गई. सो and we all know that we use alternating current in our homes. So it is alternating current that catches as well as kills a person. So you may write down that alternating current can be more dangerous than direct current. कैसे? In terms of its attractive nature. Along with that, this also we need to write down that, and also because its maximum value is √2 times its effective value that I had shown you above. So this is the first disadvantage of alternating current. So now talking about the second disadvantages, और ये disadvantage आपने देखा होगा बच्चों केमिस्ट्री के अंदर. केमिस्ट्री के अंदर you know that we use
cells in a very important chemical process known as electrolysis, and you all must know that cells provide us direct current. ओके, सो देयरफॉर इसकी एक और डिसएडवांटेज क्या है, वो ये है कि AC कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोरिफाइनिंग. ओके, जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ DC को यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट करंट को ही हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड डिसएडवांटेज इसका ये है कि इट कैन नॉट बी यूज्ड in electrolytic process. Where only direct current is used. So बच्चों, this is the second disadvantage of alternating current. अब इसकी एक और डिसएडवांटेज की हम बात करेंगे, दैट वुड बी द लास्ट डिसएडवांटेज, जिसके अंदर बच्चों हम ये पढ़ते हैं कि AC जिस वायर में से फ्लो हो रही होती है, उस वायर के अंदर AC का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता. यूनिफॉर्म से मेरा मतलब है कि अगर आपके पास ये वायर है और इसके अंदर मान लेते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है, सो इसके अंदर ये देखा जाता है कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होता है ऑन दी सरफेसेस एज कम्पेयर टू इनसाइड दी वायर. वायर के अंदर की हम बात करें तो वहाँ पर मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू दी मैग्नीट्यूड एट दी सरफेस, यानी कि वायर के अंदर इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता. सो दिस इज द लास्ट डिसएडवांटेज. वायर इज नॉट uniformly distributed throughout the cross section of the wire. या यू में ओनली राइट क्रॉस सेक्शन. आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो आगे अपना याद रखने के लिए, दैट दी alternating current density is much greater near the surface of the wire than that of the inner part of the wire. ठीक है, इसको आप चाहो तो आगे लिख सकते हो. और बच्चों, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं स्किन इफेक्ट. ओके, सो आई होप दीज 3 disadvantages are clear to you. So these 3 points make alternating current लेस एफिशिएंट एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट करंट. बट ये जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये इतने बड़े डिसएडवांटेजेस भी नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू इट्स एडवांटेजेस. ओके, कि हम इस करंट को यूज़ ना कर पाएँ. सो दैट इज़ द रीज़न दैट वी प्रेफर ऑल्टरनेटिंग करंट एज कम्पेयर टू डायरेक्ट करंट, क्योंकि जो इसके एडवांटेजेस हैं दे आर, यू मे से, suppresses the disadvantages of alternating current, and therefore it is more useful as compared to direct current. So that is the reason we use alternating current in our daily household activities. Okay, so this was an important section over where we discussed some basic things about alternating current, कि आपको alternating current के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाए कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या क्या नुकसान हैं, और ये होता क्या है. ओके, हाउ डू वी एक्सप्रेस इट आउट, हाउ डू वी रिप्रेजेंट ऑन इट ऑन अ ग्राफ. ओके, और इसका कंपैरिजन विद डायरेक्ट करंट. तो दैट ऑल वी हैड टॉक्ड टिल नाउ. नाउ वील बी डिस्कसिंग एन इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल कंसेप्ट whose name is root mean square value of alternating current. बच्चों, बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसके अंदर मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो डेरिवेशन होगी, इफ़ आई से, तो उस डेरिवेशन का 25%, यानी कि 1/4 पार्ट मैथमेटिक्स, 1/4 पार्ट फिज़िक्स का होगा, और 3/4 पार्ट यानी कि 75% पार्ट उसका मैथमेटिक्स का होगा. ओके, सो डो नॉट वरी, जो मैं आपके सामने करवाऊँगा डेरिवेशन, वो शायद आपको अभी समय में ना आए, क्योंकि आपने अभी बच्चों
इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में, ओके, बट स्टिल आई ट्राई टू इलेबोरेट इट टू माई फुल एक्सटेंट, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सो डू नॉट वरी, ओके। अभी आप जो फिजिक्स का पोर्शन है उसको समझ लो। आई विल टेल यू कि भाई अब यहाँ से मैथ्स का पोर्शन शुरू हो रहा है, ओके, और यहाँ से आपने इंटीग्रेशन को यूज़ करना है। तो आप खुद देखोगे जब आप एक बार इंटीग्रेशन पढ़ लोगे कि जहाँ से हमने इंटीग्रेशन शुरू किया और जहाँ पर उसको ख़त्म किया, वो सारा सेक्शन और उस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आप मैथमेटिक्स में ट्राई करोगे, मैथमेटिक्स में सीखोगे, और ये आपके लिए कुछ बहुत ही छोटा सा काम होगा टू derive this particular derivation. Okay, so now let's talk about the root mean square value of alternating current. So first of all, we'll be defining that what do you mean by root mean square or RMS value of alternating current. पहले ये समझो कि इसका मतलब क्या होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट का। तो बहुत ही सिंपल सा मतलब है, इट इज़ रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। कि आप कहते हो कि भाई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट वो अमाउंट ऑफ करंट है दैट इज़ इक्वल टू डायरेक्ट करंट, ठीक है। ये वो करंट है जो कि बराबर होगा डायरेक्ट करंट के, विच प्रोड्यूसेस the same amount of heat in a conductor as is produced by alternating current, ठीक है। कि ये हम उतनी वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट को बोलते हैं जो कि DC के बराबर हो और उतनी ही हीट प्रोड्यूस करे, ओके। बराबर किन टर्म्स में हो, अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बराबर हो इन टर्म्स ऑफ द हीट प्रोडक्शन इन अ पर्टिकुलर कंडक्टर इन अ गिवन टाइम इंटरवल। Okay, so let's define it out. That is that RMS value of alternating current is defined as that direct current which produces the same amount of heat in a conductor in a certain time period or you may not certain time period, लिख लो period, as is produced by alternating current in the same conductor during the time period capital T। और इस कैपिटल T को हम आपको अभी डेरिवेशन के अंदर दिखा देंगे, और इसको हमने आपको पहले भी दिखाया था T को। अगर आपको याद हो कि जब मैंने आपको दिखाया था बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, सो आई टोल्ड यू कि जिस मोमेंट पर आपका ऑल्टरनेटिंग करंट एक पूरी साइकिल को कंप्लीट करता है उस टाइम को हम बोलते हैं कैपिटल T। दैट इज़ ये है बच्चों फुल साइकिल। सो यहाँ पर बेसिकली डेफिनेशन को याद रखने के लिए आपने याद करना है ये अमाउंट ऑफ हीट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये वो वैल्यू है दैट इज़ द डायरेक्ट करंट विच प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन अ कंडक्टर इन अ सर्टेन टाइम पीरियड एज इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल्टरनेटिंग करंट इन द सेम कंडक्टर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड कैपिटल T। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों I, और नीचे हम लिखते हैं RMS। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ रिप्रेजेंटेड, ओके। डॉट्स हम बेसिकली लगाते नहीं हैं, सो RMS इसको हम लिखते हैं। सो आइए अब डिराइव करते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगी ऑल्टरनेटिंग करंट की फॉर अ करस्पॉन्डिंग स्टेडी करंट। सो लेट मी से दैट
ये डेरिवेशन है, आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, डेरिवेशन अब शुरू हो गई है. सो यू मे से दैट लेट एन ऑल्टरनेटिंग करंट I is equal to I naught sin omega t flow through a conductor of resistance R in time dt. और बच्चों अभी ये आपकी फिजिक्स चल रही है, ठीक है. ऑल दी लाइन्स दैट आई एम राइटिंग इज रिलेटेड टू फिजिक्स. सो डू नॉट थिंक दैट कि भी आपको समझ में नहीं आना चाहिए, ये पूरा प्रॉपर आपको समझ में आना चाहिए. आई हैव टोल्ड यू कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट है और इसको आप ऐसे एक्सप्रेस करते हो. तो मैंने कहा भाई ये ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर में जिसका रेजिस्टेंस है आर और टाइम हमने कितना लिया है, डी टी लिया है, कि फॉर टी टी टाइम इट इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर. ठीक है. सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देना, अमाउंट ऑफ हीट. तो बच्चों हीट प्रोड्यूस कितनी होती है वेन एवर देर इज़ अ फ्लो ऑफ करंट फॉर अ टाइम डी टी. सो वी नो वेरी वेल दैट हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, हीट प्रोड्यूस्ड. अब क्योंकि हम एक बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए बात कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट को पास करवा रहे हैं ना कंडक्टर, सो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो भी एक लेस क्वांटिटी में होगी. सो आई एम डिनोटिंग इट बाय डी एच, जिसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, आई स्क्वायर आर टाइम. आई स्क्वायर आर टी होता है, वे टी इज द टाइम थ्रू विच द करंट इज फ्लोइंग. सो यहाँ पर टाइम देखो क्या है, डी टी है. सो यहाँ पर आएगा डी टी. सो डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जहाँ पर आई ये है, आर हमने बता दिया है क्या है, और डी टी टाइम है. सो आई होप दिस एक्सप्रेशन इज क्लियर टू यू. अब हम क्या करेंगे, आई के प्लेस पर जो एक्चुअल फॉर्मूला है आई का उसको पुट कर देते हैं. सो आप कह सकते हैं कि जो डी एच की वैल्यू होगी वो होगी, आई के प्लेस पर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी. सो आई नॉट, और सिंपली आई एम स्क्वायरिंग इट. सो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर डी टी. थोड़ा सा और प्रॉपरली लिख लेते हैं ऐसी सेम चीज़ को. दैट इज़ कि आप लिख सकते हो डी एच को एज आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt. Now we'll be calculating the total amount of heat produced by alternating current in a time period कैपिटल टी. यानी कि एक पूरी साइकिल में कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट, उसको हम बच्चों निकालते हैं. सो फॉर दैट हम इंटीग्रेट कर देंगे इस पूरे एक्सप्रेशन को फ्रॉम ज़ीरो टू टी. तो आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो दैट हीट प्रोड्यूस्ड in a conductor when current flows for time period capital T. मतलब फ्रॉम t बराबर ज़ीरो, लिख लो इसको भी, फ्रॉम t इक्वल टू ज़ीरो टू t इक्वल टू कैपिटल टी. ये हम बच्चों अब निकालेंगे कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी जब हमारा जो करंट है दैट विल फ्लो फॉर अ टाइम इंटरवल कैपिटल टी. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे. विल इंटीग्रेट बोथ दी साइड्स. सो ये हो जाएगा डी एच का इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू एच, और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू कैपिटल टी. और ये पूरा एक्सप्रेशन दैट इज़ आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. अब ध्यान से समझना, अब शुरू होती है बच्चों आपकी मैथमेटिक्स. तो बहुत ही आसान है, अभी ध्यान से समझ लो तो आपके लिए आगे बहुत ही आसानी होगी. सो ध्यान से देखना, हम कहते हैं भाई इंटीग्रेशन के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं कांस्टेंट, उन्हें तो हम बाहर लेते हैं सिंपली. तो देखो आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है तो ये कांस्टेंट होगा, तो ये बाहर आ जाएगा. आर भी कांस्टेंट है किसी भी कंडक्टर के लिए, तो ये भी बाहर आ जाएगा. जबकि जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है और डी टी है, सो टी इज़ वेरीइंग. देखो टी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ज़ीरो से लेकर टी तक की वेरी कर रहा है कैपिटल टी का. सो ये वाली चीज़ और ये वाली, ये दोनों इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेंगी और इन्हीं को हम इंटीग्रेट करने वाले हैं. विल बी इंटीग्रेटिंग साइन स्क्वायर ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी.
सो ये तो आपको मालूम ही होगा भाई, 0 से h अगर होता है और डी एच होता है तो इसको हम सिंपली h भी लिख सकते हैं। सो h की वैल्यू होगी आई नॉट स्क्वायर r बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेट आप किसको करोगे, 0 से लेकर के t तक साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी को। अब यहाँ पर बच्चों ये जो इंटीग्रेशन है, बस आपने इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आपके सामने होगा। सो ये इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल होता है, और जब आप इसको मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। ओके, सो बट अभी आई विल बी टेलिंग यू, और ऐसे ही आप मैथ्स में भी करते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा वैसे ही आप सीधा मैथ्स में भी करते हो। सो अभी आप यहाँ तक नोट डाउन करो, आई एम टर्निंग द पेज। सो बच्चों हम यहाँ पर पहुँच चुके थे। अब हमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इंटीग्रेट करना था। सो बच्चों इसका सिंपली कोई फॉर्मूला नहीं होता कि आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इंटीग्रेट कर पाओ। तो हम क्या करते हैं, इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इन टर्म्स ऑफ कॉस 2t, कॉस 2 थीटा कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको ना क्या मानूँ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है तो आप इसको साइन स्क्वायर थीटा भी मान सकते हो, आप इसको साइन स्क्वायर थीटा भी मान सकते हो। ठीक है, ओमेगा टी को साथ ले लो, फ़र्क नहीं पड़ता, ये है तो कोई एंगल ही ना ओमेगा टी। सो आप इसको थीटा मान करके इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। सो डू नॉट कन्फ्यूज़। तो आपको एक फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से याद होगा, मैं साइड में लिख देता हूँ उसको, कॉस 2 थीटा का, जो कहता है कि इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर मेरे को साइन स्क्वायर थीटा को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ कॉस 2 थीटा, तो आप क्या करोगे, इसको इधर ले दोगे और उसको उधर भेज दोगे। सो आपके पास आएगा ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, इस 2 को उधर ले गए। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस 2 थीटा। तो हम इसी को पुट करेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए। सो वी नो वेरी वेल दैट सिंस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा के प्लेस पर क्या आएगा, ओमेगा टी अपॉन 2। तो मैं अब इसी को पुट करूँगा बच्चों इसके प्लेस पर। तो आप लिख सकते हो कि h की वैल्यू क्या होगी, आई नॉट स्क्वायर आर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी 0 से लेकर के, और अब क्योंकि बच्चों ये नीचे 2 था, 2 इज़ अ कांस्टेंट। सो हमें मालूम है कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर ले लेते हैं। सो मैंने ये 2 बाहर ले लिया, ये 2 हमने यहाँ पर बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन में से, बिकॉज इट वॉज अ कांस्टेंट। अब आप ध्यान से देखो, जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं सो उसके अंदर ये कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx की वैल्यू x होती है। दिस यू मस्ट रिमेंबर, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आपके पास कभी 1 है और आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर वेरिएबल, तो उसकी वैल्यू वही वेरिएबल होता है। ओके, और एक फॉर्मूला और होता है कि अगर आपने किसी कॉस लेट मी से 2 थीटा को इंटीग्रेट करना है, कॉस 2 थीटा को इंटीग्रेट करना है, सो यहाँ पर आप क्या करते हो, विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा इंटीग्रेट करना है, थीटा को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। तो इसकी वैल्यू होती है बच्चों साइन 2 थीटा, और जो भी कांस्टेंट होता है इस एंगल के अंदर, जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसको आप नीचे लिख देते हो। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले ही हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ज़्यादा फॉर्मूले भी नहीं है। सो आइए देख लो। सो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, इंटीग्रेट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू डी टी। सो पहले हम 1 को इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर देते हैं और कॉस 2 ओमेगा टी को इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर देते हैं। सो आई नॉट स्क्वायर बाई 2, आई एम इंटीग्रेटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल 1 विद रिस्पेक्ट टू डी टी, और एक हम कर रहे हैं कॉस 2 ओमेगा टी को विद रिस्पेक्ट टू डी टी। तो आपको दोनों ही फॉर्मूले मालूम है, सो इन दोनों फॉर्मूलों को यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो h की वैल्यू होगी आपके पास आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2। सो यहाँ पर बताइए क्या आएगा, 1 के प्लेस पर आ जाएगा ये t। ओके, आई होप यू कुड गेट दैट। 1 के प्लेस पर आएगा t, और ये जो है 0 से t, ये यहाँ पर आ जाएगा 0 से t माइनस। अब इसकी हम बात करें इस वाले इंटीग्रेशन की, सो कॉस 2 थीटा का क्या होता है बच्चों, साइन 2 थीटा होता है। सो साइन 2 थीटा के प्लेस पर क्या है, ओमेगा टी है। और मैंने आपसे कहा था कि जो भी कांस्टेंट है
इस एंगल के अंदर, उसको हम नीचे लिख देते हैं। सो कांस्टेंट क्या क्या है, एक 2 है, एक ओमेगा है। ओके, सिर्फ देखो टी ही वेरिएबल है, 2 और ओमेगा दोनों ही कांस्टेंट्स हैं। सो ये 2 ओमेगा आप नीचे लिख दोगे और पूरे पर लगा दोगे 0 से लेकर के टी। आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू। तो बस आपने इन वैल्यूज़ को पुट करना है, जैसे आप पुट करते हो कि पहले टी पुट करोगे -0, एक बार इसमें टी -0 ऑफ समथिंग। ओके, ऐसे आप बच्चों करने वाले हो। सो ऑलमोस्ट योर डेरिवेशन इज ओवर, दैट इज I0²/2। यहाँ पर आ जाएगा देखो t -0, तो वो t ही होता है, मैं सिंपली उसको t ही लिख रहा हूँ, या पहले चलो t -0 लिख देते हैं माइनस। ठीक है, अब हम करेंगे t के प्लेस पर ये कैपिटल T पुट करते हैं। सो sin 2 ओमेगा कैपिटल T अपॉन 2 ओमेगा माइनस, ये देखो साइन t के प्लेस पर जब 0 पुट करोगे आप तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो साइन 0 होता है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों ये 0। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखना। वो ये है दैट h इज़ इक्वल टू I0²/2 इंटू कैपिटल T माइनस 1/2 ओमेगा। मैंने इसको बाहर ले लिया और आपके पास अंदर क्या बचता है, साइन 2 ओमेगा टी। और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, हमने अब पढ़ाया था भी, ओमेगा होता है बच्चों 2π/t। ओके, तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। सो साइन ऑफ 2 इंटू 2π/t इंटू टी माइनस 0 ना लेके फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट लीव 0। ओके, सो बच्चों ध्यान से देखो, t से आपका t कैंसिल हो गया यहाँ पर, और 2 इंटू 2 क्या होता है 4π। सो लेट मी टेल यू कि अगर बच्चों साइन 2π की वैल्यू होती है 0, आप सबको मालूम होनी चाहिए ये बात। सो साइन 4π की वैल्यू भी 0 होती है, बिकॉज साइन फंक्शन इज पीरियोडिकल, इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर 2π इंटरवल्स। सो अगर 2π पर 0 तो 4π पर भी ये 0 ही होने वाली है। सो ये ध्यान से देखो कि इस वैल्यू की, इस टर्म की जो वैल्यू होगी वो 0 हो गई, एंड 0 इंटू समथिंग इज 0, तो ये पूरा टर्म भी 0 हो गया। सो आपके पास क्या बचा, दैट h इज़ इक्वल टू I0²R/2 इंटू, सिर्फ ये t बचा, बाकी ये पूरा टर्म 0 हो गया। क्यों, क्योंकि ये वाला टर्म 0 हो गया, यहाँ पर आपने देख लिया। सो दिस इज़ फाइनली बच्चों अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ड्यू टू अल्टरनेटिंग करंट। बट हमारी डेरिवेशन अभी ख़त्म नहीं होती, एक बहुत ही सिंपल सा पार्ट रह गया है, अंडर विच यू टॉक अबाउट IRMS। सो आप कहते हो कि दैट लेट IRMS बी द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ alternating current which flows through the conductor through the same conductor, लिख दो। फॉर टाइम कैपिटल T, तो यहाँ पर बच्चों जो हीट प्रोड्यूस होगी इन केस ऑफ IRMS, उसकी वैल्यू क्या होगी I²RT। सो I²RMS इंटू कैपिटल R इंटू कैपिटल T। अब आपको अच्छे से मालूम है कि IRMS की डेफिनेशन क्या होती है, हमने ऊपर देखा था, वो कहता है कि भाई ये दोनों हीट्स बराबर होनी चाहिए। सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ IRMS, RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, वी नो वेरी वेल दैट ये जो हीट है ये इसके बराबर होगी, दैट इज़ कि I²RMS इंटू RT बराबर होगा I²RT/2 के। सो जो कैंसिल हो उसको क्या कैंसिल कर दो, देखो R से R कैंसिल, कैपिटल T से कैपिटल T कैंसिल। ओके, और आपको निकालना है बच्चों IRMS की वैल्यू। तो आप ध्यान से देखिए, IRMS की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ I²/2, तो ये हो जाएगा I0/√2। सो फाइनली दिस इज द IRMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। √2 की वैल्यू होती है बच्चों 1.414, और अगर आप उसको ऊपर लेके जाओगे तो वो जाएगी 0.707। कि IRMS को अगर आप चाहो लिखना डेसिमल्स में तो आप लिख सकते हो 0.707 I0।
और अगर मैं लिखूँ इसको परसेंटेज में तो आप लिख सकते हो दैट जो IRMS होगा दैट विल बी 70% ऑफ I0। सो बच्चों दिस इज़ द डेरिवेशन और ये आपके एग्जाम में भी आती है। और यही सेम रूल लागू होता है इफ़ आई टॉक अबाउट दी ऑल्टरनेटिंग और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF। तो उसकी वैल्यू बच्चों यही E0/√2 ही होती है, सेम एज दैट अबव। सो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होगे दैट कि जो IRMS की वैल्यू है वो कम है एज़ कम्पेयर टू I0, दैट इज़ ओनली 70% ऑफ I0। ओके, सो बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपके घर के अंदर इफ़ यू सी कि आपके मीटर में दिख रही है वैल्यू 150 वोल्ट्स ऑफ, दैट इज़ कि इफ़ योर AC वोल्ट मीटर इज़ गिविंग द इलेक्ट्रिक रीडिंग फॉर योर हाउस होल्ड एज 150 वोल्ट, तो ये 150 वोल्ट जो होती है ये बच्चों एक्चुअली में इट इज़ द RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF। दिस इज़ दी RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF। सो जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी या फिर आप किसी तो पीक वैल्यू होगी वो कितनी होगी कि E0 की वैल्यू क्या होगी √2 टाइम्स ये 150 वोल्ट होगी, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 212 वोल्ट्स। सो दिस इज़ दी पीक वोल्टेज। तो आप देख पा रहे हो कि पीक वोल्टेज कितनी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो हमें दिखाई देती है अपने मीटर में, दैट इज़ दी RMS वैल्यू। वी एक्चुअली सी दी RMS वैल्यू ऑफ अ वोल्टेज और यू में से करंट। ओके, सो बच्चों बहुत लंबा लेक्चर हो चुका है आज का। सो फॉर टुडेज़ लेक्चर दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।